तो यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। जैसे अल्फी सॉल्ट मिट्टी है, ये कौन से जिले में पाई जाती है? तो अल्फी सॉल्ट मिट्टी है, ये बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तीनों जगह यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर हम राजस्थान के मैप में देखते हैं कि अल्फी सॉल्ट कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये हमारा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, और ये हमारा बांसवाड़ा है, यानी बांसवाड़ा में अल्फी सॉल्ट पाई जाती है। और ये है हमारा जैसे कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के ऊपर भील है, यानी चीता के ऊपर भील थे, तो ये भीलवाड़ा। तो इस जगह पर हमारी अल्फी सॉल्ट से पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे काली मिट्टी का कृषि जलवायु खंड है। तो काली मिट्टी का कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो यहाँ पर काली मिट्टी है, इसका 5th कृषि जलवायु खंड है। तो यहाँ पर काली मिट्टी है, कौन से 5th जलवायु खंड में पाई जाएगी? देखें, ये 5वां जो खंड है काली मिट्टी का, ये इस वाले क्षेत्र में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। 5वां खंड है ये जलवायु का, और काली मिट्टी झालावाड़, कोटा या इधर की साइड है पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि धूसर सिरोजम किस्म की मृदा किस जिले में पाई जाती है? धूसर सिरोजम किस्म की मृदा है, तो यहाँ पर धूसर सिरोजम किस्म की मृदा है, पाली और नागौर में भी पाई जाती है, जालौर व सीकर में भी पाई जाती है, और झुंझुनू में भी पाई जाती है। तो धूसर और सिरोजम मिट्टी हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ये हमारे पास मैप है, इसमें ये हमारा है झुंझुनू, झुंझुनू, और झुंझुनू में पाई जाती है धूसर और सिरोजम। मिट्टी का नाम है धूसर, या फिर इसको बोल सकते हैं सिरोजम। तो ये एरिया हो गया हमारा, झुंझुनू हो गया। जालौर, पाली, नागौर, नागौर वाला एरिया कौन सा है? जैसे कि यहाँ पर ये नागौर है, नागौर। फिर पाली है, पाली हमारा कौन सा है? जैसे कि यहाँ पर बाढ़ आने के बाद जाल, फिर पाल, तो पाली यहाँ पर हो गया, पाली, नागौर, जालौर, और एक सीकर। सीकर जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला सीकर क्षेत्र है, सीकर। तो ये झुंझुनू, सीकर, नागौर और पाली, इन जगहों पर धूसर और काली मिट्टी है, धूसर और सिरोजम मिट्टी है पाई जाती है। और एक इधर की साइड हम देखें, जालौर भी है यहाँ पर, जालौर, जैसे कि ये हमारा है जालौर, ये जालौर है, जालौर, पाली, इधर एरिया से जाते हैं नागौर, और फिर सीकर और झुंझुनू, इन जगहों पर धूसर और सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि बलुई व दोमट मिट्टी का ही, बलुई व दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पीपरमेंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, उत्पादित होने का एकमात्र स्थान है। यानी कि पीपरमेंट जो शिवाला खेती है, कौन से जिले में यहाँ पर होती है और कौन सी जगह पर होती है? तो ये पीपरमेंट जो खेती है या शिवाला खेती है, ये हमारी सवाई माधोपुर में होती है। तो सवाई माधोपुर कहाँ पर है? जैसे कि हम बात करें यहाँ पर सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर की हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाता है, ये नागौर है, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, यहाँ पर प्रतापगढ़ है, और ये हमारा चित्तौड़गढ़ है। तो ये हमारा भीलवाड़ा है, तो ये हमारा अजमेर है, और अजमेर के पास में यहाँ पर टोंक है, और टोंक के पास में यहाँ पर हमारा सवाई माधोपुर है। तो इस सवाई माधोपुर में हमारी क्या पाई जाती है? जो खेती है हमारी, कौन सी खेती है? शिवाला खेती यहाँ पर की जाती है सवाई माधोपुर में। खेती का नाम है शिवाला खेती, ये खेती सवाई माधोपुर में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि मृदाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मृदाओं में सामान्यतः किन तत्वों की कमी होती है? तो मृदाओं की बात करें, राजस्थान की ज्यादातर जो मृदा हैं उनमें यहाँ पर
नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और जिंक की कमी होती है। इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा क्या है, यूरिया वगैरह यहाँ पर देना पड़ता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और जिंक, इन सब की यहाँ पर कमी होती है। नेक्स्ट हम देखें, ऊसर भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त रसायन कौन सा है? ऊसर भूमि सुधारक के रूप में, तो ऊसर भूमि सुधारक के रूप में हम जो रसायन यूज करते हैं वो कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का यहाँ पर ऊसर भूमि सुधारक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर मिट्टियों के प्रकार और मिट्टी कौन सी जगह पर किस टाइप की पाई जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो एरिडोसॉल्स है, एरिडोसॉल्स मिट्टी है यहाँ पर, ये पाई जाती है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में। एरिडोसॉल्स यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र कौन सा है? ये हमारा जो पश्चिम वाला एरिया है, यहाँ पर हमारी मिट्टी एरिडोसॉल्स पाई जाती है। तो यहाँ पर बोलेंगे जैसे कि एरिडोसॉल्स यहाँ पर पश्चिम में पाई जाती है। उसके बाद में दूसरा होता है इंसेप्टिसॉल्स, जो कि अर्धशुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। अर्धशुष्क एवं आर्द्र क्षेत्र यहाँ पर अलावाली वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर पाई जाएगी इंसेप्टिसॉल्स, एरिडी, फिर इंसेप्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स यहाँ पर पाई जाती है अर्धशुष्क एवं आर्द्र वाले क्षेत्र में। फिर और हम आगे जाते हैं तो उपाद्र और आर्द्र वाला क्षेत्र आ जाता है इधर की साइड, उपाद्र और आर्द्र वाला क्षेत्र। यहाँ पर जो पाई जाती है वो एल्फीसॉल्स पाई जाती है, यानी एरिडी इधर और वर्टी इधर, और यहाँ पर पाई जाती है एल्फीसॉल्स, एल्फीसॉल्स यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ उपाद्र टाइप में हो गया और आर्द्र टाइप में हो गया। और अति आर्द्र वाला क्षेत्र जैसे कि झालावाड़ा टाइप का हो गया, या दस हमारा ये वाला एरिया हो गया अति आर्द्र वाला, या फिर हम नीचे वाला हम माउंट आबू सीकर की साइड जा सकते हैं, अति आर्द्र वाला क्षेत्र है यहाँ पर सीकर की साइड। इस जगह पर जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है वर्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्द्रता है। सिरोही की साइड है, सिरोही माउंट आबू की साइड, तो वर्टिसॉल्स होगी हमारे। तो एरिडोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्फीसॉल्स और वर्टिसॉल्स, ये चार प्रकार की मिट्टियाँ हैं जलवायु के अकॉर्डिंग पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें जैसे एरिडोसॉल्स मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो एरिडोसॉल्स मिट्टियों की बात करें हम यहाँ पर, एरिडोसॉल्स मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पर हम देखें एरिडोसॉल्स मिट्टियाँ हैं, इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये एरिडोसॉल्स नागौर वाला एरिया हो गया, यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में ये पाई जाएगी। तो एरिडोसॉल्स की हम बात करें यहाँ पर, क्या है? सीकर, तो सीकर वाला एरिया हो जाएगा हमारा, ये जैसे झुंझुनू है ये सीकर है, सीकर में एरिडोसॉल्स पाई जाती है, अर्धशुष्क वाला क्षेत्र हो जाएगा ये। चूरू में पाई जाती है, झुंझुनू और नागौर, नागौर वाला एरिया है ये, नागौर में पाई जाती है एरिडोसॉल्स। जोधपुर में पाई जाती है, जोधपुर, पाली में पाई जाती है और जालौर में पाई जाती है। तो पाली यहाँ पर हो जाएगा और जालौर यहाँ पर हो जाएगा, पाली और जालौर, इन जगहों पर एरिडोसॉल्स मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी की बात करें हम, तो यहाँ पर इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी है, ये पाई जाती है सिरोही, जैसे सिरोही कहाँ है? यहाँ पर सिरोही में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, पाली में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, और हमारे राज संबंध में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। राज संबंध, राज संबंध के बाद में उदयपुर में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, तो सिरोही के नीचे आ जाएगा उदयपुर, यहाँ पर इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाएगी। भीलवाड़ा है, जैसे चित्तौड़गढ़ के ऊपर भीलवाड़ा है, यहाँ पर इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, और चित्तौड़गढ़ में इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, चित्तौड़गढ़, और प्रतापगढ़ में भी इंसेप्टिसॉल्स मिट्टी पाई जाती है, प्रतापगढ़।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मिट्टियों को हमें देखना है कि किस टाइप की मिट्टी है, किस टाइप में होती है। जैसे ये मिट्टियाँ हैं, जैसे ये मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टियों को किस तरीके की मिट्टियों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें, पहली बात तो जो काली मिट्टी है उसको मृत्तिका नाम बोलते हैं हम, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, मृत्तिका। काली है मतलब कि मर रही है, एक तरीके से मृत्तिका हो गई। फिर है दूसरी बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी को बोलेंगे हम रेतीली, क्योंकि रेतीली बालू बोल सकते हैं बलुई मिट्टी को, बालू है तो बालू रेतीली होती है और ये बलुई मिट्टी होगी। फिर हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है वो उसे कछारी, दोमट या कांप मिट्टी बोलते हैं जलोढ़, यानी कि उसमें कछारी मतलब कि उसमें बहुत ही अच्छी दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी में अच्छी कमाई होती है, जलोढ़ मिट्टी में अच्छी कमाई होती है, कछारी या कांप बोल सकते हैं उसको। और सरोजम मिट्टी है जिसको धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी हम बोल सकते हैं। तो सरोजम मिट्टी और धूसर मिट्टी को तो हमने देखा भी था कि ये जालौर, सीकर, पाली, नागौर, झुंझुनू वाले एरिया में पाई जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी सरोजम मिट्टी है दूसरा मरुस्थलीय मिट्टी कहलाएगी। और आगे हम देखें, जैसे कि मृदा की लवणीयता के संदर्भ में हमें सही कथन बताना है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर सही कथन मृदा की लवणीयता के संदर्भ में? पहला तो मृदा में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के लवण की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है मृदा के अंदर। क्या होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा यहाँ पर 55 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवणीय मृदा का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। अगर 55 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे शुष्क है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, उसमें लवणीय मृदा का निर्माण होता है। और तीसरा यहाँ पर खारे पानी से सिंचाई एवं उच्च भूजल स्तर इसके अन्य कारण है, यानी खारे पानी से सिंचाई करते हैं और जल का स्तर है वो उच्च हो गया है, इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन है ये सत्य है। जैसे पहली बात तो के ओलिनाइट प्रकार की मृदा में जल संचयन क्षमता कम होती है, यानी कि इसको जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो के एलिनाइट ये मृदा है, इसमें कम जल होता है। के ओलिनाइट यानी कि ओला, ओला को ये ग्रहण करती है, ओले पड़ते हैं, ओले में क्या है? कम पानी होता है, ये हम मान सकते हैं। तो इसका मतलब कम जल संचयन क्षमता इसकी होगी। दूसरा हम माने कि हवा के द्वारा मृदा कणों का सर्वाधिक स्थानांतरण एरोलियन मृदा में होता है। तो सर्वाधिक स्थानांतरण एरोलियन यानी कि हम बोल सकते हैं एलियन है, एलियन कहीं भी उड़ सकते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा मृदा किसकी उड़ती है? एरोलियन टाइप मृदा की ज्यादा, सबसे ज्यादा समांतर यानी कि सर्वाधिक स्थानांतरण इनका होता है। हवा के द्वारा एलियन है, कहीं भी उड़ जाते हैं, इसका मतलब एलियन मृदा कहीं भी चली जाएगी, तो सर्वाधिक स्थानांतरण इसका सबसे ज्यादा होगा। तीसरा यहाँ पर है भूमि का स्थायी लक्षण मृदा विन्यास है। ये स्थायी लक्षण है यानी कि मृदा विन्यास, जैसे कोई भी चीज का अगर कोई स्थायी लक्षण है, जैसे कि हम केमिस्ट्री में निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, तो इस तरीके से वो स्थायी होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से भूमि का जो स्थायी लक्षण है वो मृदा का विन्यास है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर हमें बताना है सही और गलत, यानी क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सही है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत है। तो अम्लीय मृदाओं को चूना मिला करके सुधारा जा सकता है, ये बात सही है। अगर अम्लीय मृदाओं में अम्ल है, अम्ल में अगर चूना लगा दे, अम्ल का चूना लगा दे तो क्या हो जाएगा? चूना लगा करके इनको सुधारा जा सकता है, यानी चूना क्षार का काम करेगा यहाँ पर। दूसरा हम देखें, अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधे यहाँ पर ऑक्सेलोफाइट्स कहलाते हैं। तो ये अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सेलोफाइट हम कहते हैं। ऑक्सेलोफाइट की ये विशेषता है, यहाँ पर अम्लीय मृदा में ये उगते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, जैसे कि क्या है? मिश्रित लाल एवं पीली मिट्टी में कार्बोनेट और हुमस की कमी होती है, यानी मिश्रित लाल में और पीली मिट्टी, मिश्रित लाल में तो कार्बोनेट की कमी होती है और पीली मिट्टी में यहाँ पर हुमस की कमी होती है, यानी कि नमी की कमी होती है। मृदा के मूल पदार्थों को यहाँ पर रिगोलिथ कहते हैं, यानी लॉगरिथम में जो मूल टाइप में होती है, लॉगरिथम है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उस टाइप में ही ये मृदा के मूल पदार्थों को यहाँ पर रिगोलिथ कहते हैं।
मृदा का मुख्य घटक यहाँ पर सिल्ट या दोमट होता है। जो भी मृदा का मुख्य घटक है उसको हम या तो दोमट बोलेंगे या फिर हम सिल्ट बोलेंगे। तो ये यहाँ पर सारी कथन सही है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि सत्य कथन नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो जैसे पहला कथन है यहाँ पर, अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी है वो 1 होता है। ये सही बात है, बल्क डेंसिटी 1 होता है, कई होगा। दूसरा, साधारण मृदा का स्थूल घनत्व है वो 1.4 से 1.8 ग्राम पर सीसी होता है। तो ये भी यहाँ पर सही है, साधारण मृदा का स्थूल घनत्व 1.4 से 1.8 होता है। और मृदाओं में अगर जैव कार्बन व जैविक पदार्थों के अनुपात की बात करें तो जैव कार्बन का अनुपात होता है 1.0 और जैविक पदार्थों का अनुपात जो होता है मृदाओं में वो होता है 1.7। तो ये मृदाओं में जैव कार्बन और जैविक पदार्थों का अनुपात होता है। सत्य कथन यहाँ पर मृदाओं से संबंधित कारकों को ट्राइफोसिया कहते हैं, ये यहाँ पर गलत है। तो असत्य हमें बताना था, तो ट्राइफोसिया यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें मृदा कण घनत्व। मृदा का कण घनत्व केडी अथवा डीके में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर मृदा का कण घनत्व है वो केडी या डीके में प्रदर्शित किया जाता है, ये ऑटोमेटिक कथन ही गलत है। दूसरा हम देखें ऊसर भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का रसायन का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर सही है, कैल्शियम सल्फेट का हम उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब हमारा वी कथन सही है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखें जैसे कि पीएच पर हमें विचार करना है और पीएच के बारे में हमें बताना है कि किसका पीएच है कितना होगा। तो पहली बात तो लवणीय मृदा में जो पीएच होता है लवण 8.5 से कम होता है, लवणीय मृदा कहलाएगी। जैसे पीएच हमारा इस तरीके से होता है 15 तक होगा, तो 8.5 से कम है वो लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा में पीएच का मान है 8.5 से कम होता है, जबकि बलुई व रेतीली मृदा में पीएच का मान होता है 8.5 से ज्यादा होता है, यानी कि क्षारीय होती है बलुई मृदा और रेतीली मृदा है वो क्षारीय टाइप की होती है। तीसरा, कैट मृदाओं का पीएच मान 2 से कम होता है, ये यहाँ पर गलत है। और पौधे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है उसका पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए, यानी पौधे के लिए जो मृदा है वो लवणीय मृदा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर कथन सही है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि मृदाओं के बारे में, देश की जो कुल व्यर्थ बंजर भूमि का 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है। तो बंजर भूमि है राजस्थान में पाई जाती है। तो बंजर भूमि का 20% राजस्थान में पाया जाता है, ये कथन सही है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय करौली और जयपुर जिलों में स्थित है, तो ये गलत है। यहाँ पर केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड है, इसका कार्यालय करौली में नहीं है। नेक्स्ट हम देखें जैसे हम देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोमट मिट्टी का है, ये बात सही है। दूसरा दे रखा है दोमट मिट्टी में जिंक ऑक्साइड के लवण अधिक होते हैं, तो ये यहाँ पर कारण सही नहीं है। दोमट मिट्टी में जिंक ऑक्साइड के लवण होते हैं, लेकिन जिंक ऑक्साइड के लवण होने की वजह से दोमट मिट्टी का रंग लाल यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है। तो ये यहाँ पर ये है, यानी ऑप्शन क्या होगा, यानी ये सत्य है, दोमट मिट्टी का रंग लाल होता है लेकिन दोमट मिट्टी में जिंक ऑक्साइड यहाँ पर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सिर्फ कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि प्रयोगशाला की बात करें, पानी और मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहाँ पर है। तो पानी और मिट्टी के परीक्षण के लिए जो प्रयोगशाला है यहाँ पर, अगर हम बात करें पानी और मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला, तो सबसे पहले तो मृदा की नमी को नापने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मृदा की नमी को नापने के लिए हम टेंशियोमीटर की जरूरत पड़ेगी, टेंशियोमीटर। और दूसरा, शुष्क जलवायु में पाई जाने वाली एक प्रकार की खनिज मृदा जो कौन सी है, शुष्क जलवायु में कौन सी खनिज मृदा पाई जाती है, एरिडिसॉल्स पाई जाती है।
एरिडी सॉल्स। और बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? बीहड़ भूमि सबसे ज्यादा कहाँ पर है? करौली में। तो ये बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है। और पानी और मिट्टी के परीक्षण के लिए जो प्रयोगशाला बनाई गई है वो जोधपुर में बनाई गई है। तो ये यहाँ पर क्या आएगा? जोधपुर। नेक्स्ट हम देखें, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है राजस्थान की उपजाऊ मिट्टी में। राजस्थान के दक्षिणी जिले में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी क्या है? तो दक्षिणी जिलों में जो पाई जाती है वो किस टाइप की मिट्टी है? तो यहाँ पर हम बात करें दक्षिणी जिलों में, यहाँ पर काली मिट्टी है पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिणी के जिले हैं उनमें काली मिट्टी पाई जाएगी। राज्य में लोयस मिट्टी के जमाव मुख्यतः किन जिलों में पाए जाते हैं? तो लोयस मिट्टी क्या होती है और उनके जमाव है किन जिलों में पाए जाते हैं? तो लोयस मिट्टी की बात करें सवाई माधोपुर और झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सवाई माधोपुर कहाँ पर है, झुंझुनू कहाँ पर है। जैसे ये हमारा सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर। और झुंझुनू कहाँ पर है? जैसे ये हमारा झुंझुनू है, सीकर से ऊपर। तो सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों में यहाँ पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है लोयस मिट्टी। सवाई माधोपुर और झुंझुनू लोयस मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो भारतीय कृषि विभाग ने जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया है वो मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर किया है। नेक्स्ट हम देखें, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर अगर सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, एक तो एरिडोसॉल्स और एक एंटीसॉल्स। ये दो मिट्टियाँ हैं यहाँ पर, ये सर्वाधिक मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं राजस्थान में, एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स। एरिडोसॉल्स है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, एंटीसॉल्स है यानी कि ये तो शुष्क एवं अर्धशुष्क में पाई जाती है, ये शुष्क एवं आर्द्र में थोड़ा बहुत पाई जाती है। किसे खेती की टीवी के नाम से जाना जाता है? तो खेती की टीवी की बात करें यहाँ पर तो मिट्टी का जो अपर्दन होता है उसे हम खेती की टीवी कहते हैं। अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या को क्या कहते हैं? अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या है, इसको हम अगर कहें साधारण भाषा में इसको कहें तो ये रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। किसी चीज का अपर्दन या अपक्षरण होना यानी खत्म होना यानी मृत्यु, तो रेंगती हुई मृत्यु होना अपर्दन और अपक्षरण कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर सत्य कथन हमें देखना है। पहला है पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं और दक्षिणी पूर्वी भागों में सर्वाधिक जल द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर तेज हवा चलती है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जैसे कि ये वाला एरिया है यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर जल के द्वारा भूमि का कटाव होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे मृदा अपरदन मुख्यतः पशुओं के द्वारा अत्यधिक चराई, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि और वनों की अनादंत कटाई के कारण यहाँ पर होता है। और राज्य में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु अपरदन से और उसके बाद जल अपरदन से होता है। तो सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन है वो किससे होता है? वायु अपरदन से होता है। वायु की वजह से मृदा टूट जाती है और उसके बाद में जस्ट बाद में यहाँ पर जल अपरदन से यहाँ पर मृदा का क्षरण होता है या सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट हम देखें, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? यानी सबसे ज्यादा व्यर्थ पठारी भूमि कौन से जिले में है? तो सबसे ज्यादा जो व्यर्थ पठारी भूमि है उसकी हम बात करें तो वो है राजसमंद। तो यहाँ पर हम देखें ये राजसमंद है, व्यर्थ पठारी भूमि यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है।
तो राजसमंद आंसर हो गया। भूमि की लवणता को किसके द्वारा दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर लवणता हमें दूर करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? जैसे हम ऊसर भूमि की अगर सही करने की कोशिश करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। लेकिन अगर लवणता को हमें दूर करना है तो लवणता को दूर करने के लिए हम रॉक फॉस्फेट का यूज करेंगे, यानी कि ऐसा ऐसा खाद देंगे जिसमें रॉक फॉस्फेट मिला हो और उससे भूमि की लवणता है वो दूर हो जाएगी। और भूमि की क्षारीयता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? अगर भूमि के अंदर क्षार है तो क्षार की मात्रा ज़्यादा है तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम जिप्सम डालेंगे या फिर ढैंचा की हरी खाद डालेंगे। तो दोनों का हम उपयोग करेंगे। अगर भूमि की क्षारीयता को दूर करना है तो जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद डाली जाएगी, और लवणता को दूर करना है तो रॉक फास्फेट यहाँ पर डाला जाएगा। राजस्थान में लवणीय मृदा या लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ कहाँ पर है? तो लवणीय मिट्टी की हम बात करें राजस्थान में तो यहाँ पर जालौर, बाड़मेर में यहाँ पर लवणीय मृदा है। जालौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर यहाँ पर लवणीय मृदा है। तो जालौर कहाँ है? यहाँ पर जाल बिछाया तो जालौर। बाड़मेर यहाँ पर भी लवणीय मृदा है। और इधर हम बात करें जैसे कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी लवणीय मृदा है। गंगानगर और हनुमानगढ़ इन जगहों पर लवणीय मृदा है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि मिट्टी की उर्वरकता को कायम रखने के लिए कौन सी खाद सर्वोपयुक्त है, यानी कि कौन सी खाद का हम उपयुक्त यूज कर सकते हैं मिट्टी की उर्वरकता को कायम रखने के लिए? तो यहाँ पर गोबर व हरी वनस्पति की खाद है, इसको हमें काम में लेना है मिट्टी की उर्वरकता को हमें कायम रखने के लिए। निम्न में से कौन सी फसल है मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? तो कौन सी फसल है यहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? तो यहाँ पर हम बात करें जो मटर है, मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है मटर, क्योंकि मटर के जो पौधे की जड़ें हैं उनमें नाइट्रोजन तत्व को वृद्धि करने की क्षमता होती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान में मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय हो जाती हैं? तो वो किस वजह से होती हैं अम्लीय और क्षारीय? तो यहाँ पर अगर नीचे से ऊपर केशिकाओं की रिसाव की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टियाँ हैं क्षारीय हो जाती हैं। अपक्षलन, घुलकर बहना, इसकी वजह से नहीं होती है यहाँ पर। जैसे एकात्र की रिसाव होता है, जैसे कि मोमबत्ती के अंदर या फिर दीपक के अंदर जो दिया होता है हमारा, उसमें जो जलता है वो कैसिकात्र की वजह से जलता है, जो भी बत्ती जलती है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर लवणीय या अम्लीय प्रकृति है वो मिट्टी में ऊपर की साइड आ जाती है। किस मिट्टी में लोहे तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो लाल दोमट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी के अंदर लोहे तत्व की मात्रा अधिक होती है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है? तो भूरी मिट्टी की बात करें यहाँ पर, भूरी मिट्टी बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें भूरी मिट्टी ज़्यादा है। और बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? जैसे कि ये राजस्थान है तो इसमें बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? राजस्थान में भूरी मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जो कि जोधपुर में स्थापित की गई है। ये भारत सरकार के द्वारा कब स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, ये 1958 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? तो खिजड़ी है, खिजड़ी वृक्ष है, इसको रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो मिट्टी का जो अवनालिका अपरदन है वो हमारा चंबल नदी की वजह से होता है। और चंबल नदी की वजह से यहाँ पर करौली में बीहड़ बन जाते हैं, बीहड़ गड्ढे बन जाते हैं बड़े बड़े। तो ये अवनालिका अपरदन इसको बोलते हैं, गली इरोजन, जो कि चंबल नदी की वजह से होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जलवायु और ऋतुओं से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।